हेलो एवरीवन, राहुल बोल रहा हूँ और आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए सेशन में। और ये सेशन जो है 71वीं बीपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, जिसमें आज हम लोग जो चर्चा करेंगे उसमें जो विषय है वो है प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास बिहार के संदर्भ में आज हम लोग देखेंगे। और उससे पहले एक इमेज देखते हैं जिसमें ये इमेज उस दौरान का है जब जब मैं तैयारी करता था। और ये पेंटिंग जो है पटना के एनआईटी घाट पे लगा था। और उसको जब मैंने देखा तो मेरे मन में कुछ ख्याल आया कि मैं एक विद्यार्थी के तौर पर इन शक्तिशाली प्राणियों को देखता था। और वहीं मैंने तीन चार पंक्तियां मैंने मेरे मन में जो उभरी उसको मैं आप लोगों के समक्ष रखता हूँ कि मैं लिखा था उस समय कि तू तेरे लिए बलशाली है, मैं मेरा बल दिखलाऊंगा। तू तेरे लिए बलशाली है, मैं मेरा बल दिखलाऊंगा, मैं तुमसे आंख मिलाऊंगा। कुछ उम्मीदें, कुछ सपने, कुछ अपने, मैं सबको गले लगाऊंगा, मैं तुमसे आंख मिलाऊंगा। ये मेरे छात्र जीवन के दौरान का संघर्ष का भी एक पार्ट रहा है। और मैं छोटी-छोटी चीज़ों में भी मोटिवेशन ढूँढता था ताकि मैं मोटिवेटेड रहूँ और आगे अपनी तैयारी में निश्चित रूप से मैं फ़ोकस्ड रहूँ। तो चलिए इस सेशन की शुरुआत करते हैं और हम लोग देखते हैं कि बिहार के बारे में अगर हम लोग जानकारी देखते हैं तो उसके स्रोत क्या-क्या हैं। उसके स्रोत को हम लोग जब देखें तो स्रोत में देखेंगे कि पुरातात्विक स्रोत में क्या है। तो जो पूर्व प्रस्तर युगीन कुछ स्थल हैं वो कहाँ-कहाँ है बिहार में? मुंगेर है और नालंदा जिला में है। नव प्रस्तर युग के जो स्थल देखेंगे तो सारण और वैशाली जिलों से मिलते हैं। ताम्र प्रस्तर युग के देखेंगे तो मुंगेर, चिरांद, सोनपुर, सोनपुर चूँकि सारण में पड़ता है। एक और अन्य नाम देखेंगे तो ये है चेचर या श्वेतपुर, ठीक है? ये दोनों नामों से हो सकता है कि चेचर से आप लोग परिचित हों, श्वेतपुर भी उसका नाम आता है, ये भी ध्यान रखना है। वैशाली में है, सिनवार रोहतास में पड़ता है, ठीक है? ताराडीह गया में पड़ता है और मनेर पटना में पड़ता है। इन स्थलों को हम लोग बिल्कुल ध्यान रखेंगे, ये काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। साहित्यिक साक्ष्य के रूप में देखें तो बिहार के बारे में जो जानकारी मिलती है वो शतपथ ब्राह्मण के से मिलती है। ये 8वीं सदी में 8वीं सदी 8वीं 8 बीसी में मिलता है, ठीक है? और उसके बाद पुराण में भी इसका ज़िक्र है, रामायण और महाभारत में ज़िक्र है, अंगुत्तर निकाय, दीघ निकाय और विनय पिटक। ये कौन से ग्रंथ है? ये बौद्ध ग्रंथ है, ठीक है? ये बौद्ध ग्रंथ में भी ज़िक्र मिलता है। उसके बाद भगवती सूत्र ये है जैन ग्रंथ, ठीक है? उसके बाद अर्थशास्त्र किनका है? अर्थशास्त्र कौटिल्य का है। कौटिल्य का ही अन्य नाम क्या है? विष्णुगुप्त भी है और चाणक्य भी इन्हें ही कहते हैं। मेगास्थनीज, फाहियान का और इत्सिंग और ह्वेनसांग, इनके यात्रा वृतांत से भी हमें बिहार के बारे में जानकारी मिलती है। कुछ अन्य उन अन्य रचनाओं को देखें तो मिन्हाज की रचना है, रचना का क्या नाम है? ये है तबकाते नासरी, ठीक है? मिन्हाज की रचना का नाम तबकाते नासरी है। विद्यापति का कीर्तिलता है और कीर्ति पताका है। निश्चित रूप से ध्यान रखिएगा कि विद्यापति जी की रचनाएं हैं कीर्तिलता और कीर्ति पताका। ज्योतिरीश्वर की रचना है वर्ण रत्नाकर। चंदेश्वर की रचना है रजनी रत्नाकर। जियाउद्दीन वर्णी की रचना तारीख फिरोज शाही है। अबुल फजल की रचना क्या है? अकबरनामा। बाबर की रचना क्या है? तुजुक बाबरी। और मिर्जा नाथन की रचना कौन सी है? बहार इस्तेने गैबी। बीपीएससी कई बार ऐसा भी कर देती है, इसमें से कुछ रचनाओं के नाम देकर कोट मिलाने के लिए भी कह सकती है बीपीएससी। इसी संदर्भ में ये महत्वपूर्ण है। अगला देखिए, प्राचीन बिहार के बारे में हम लोग थोड़ा-सा जानकारी ले लेते हैं कि सर्वप्रथम जो है किस समय तो ऋग्वेद में इस बिहार के लोगों का उल्लेख है, ठीक है? बिहार के लोगों का उल्लेख ऋग्वेद में सबसे पहले है। उन्हें किस नाम से संबोधित किया जाता था? तो कीकट या किरात नाम से संबोधित किया जाता था। उसके बाद देखें तो अथर्ववेद और पंचवेद, इसमें भी बिहार के प्राचीन बिहार का वर्णन मिलता है, जहाँ पे इस क्षेत्र के निवासियों के लिए क्या शब्द का यूज़ किया गया है निश्चित तौर पर याद रखिएगा। इसका नाम है व्रात्य, ठीक है? इसमें जो अथर्ववेद और पंचवेद में है व्रात्य। लगभग 800 ईसा पूर्व में जो है शतपथ ब्राह्मण की रचना की गई थी और उसमें पहली बार बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा है। ये छोटी-छोटी चीजें हैं जो याद रखिएगा। यहाँ पर है पहली बार बिहार के लोगों का उल्लेख, ठीक है? और शतपथ ब्राह्मण में पहली बार भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा की गई है। इसी में देखेंगे तो विदेह माधव माधव की कथा का भी जिक्र है, जिसमें गंडक नदी के तट तक आने के लिए नए आगंतुकों ने विदेश में जो निवास ग्रहण किया था उनका उल्लेख है। ये देखेंगे। उसके बाद देखेंगे तो बिहार में 3 महाजनपद भी पाए जाते हैं। महाजनपद काल चूँकि आप लोगों को पता होगा, तो 16 महाजनपदों में से 3 महाजनपद बिहार में पाए गए। कौन-कौन से महाजनपद बिहार में पाए गए? तो अंग, मगध और लिच्छवी गणराज्य। ये 3 बिहार में पाए गए। जो अंग की राजधानी कहाँ थी? चंपा थी। मगध की राजधानी कहाँ थी? गिरिव्रज या राजगिरी। और लिच्छवी की राजधानी वैशाली। एक संध्याकर नंदी की रचना है रामचरित, ठीक है? ये पुस्तक का नाम रामचरितमानस अलग है, वो तुलसीदास जी का है। और रामचरित रचना अगर आएगा तो रामचरित रचना किनका है?
ये संध्याकर नंदी की रचना है। ठीक है, इसमें भी उल्लेख मिलता है। अगला देखेंगे तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का ही बिहार देखेंगे, तो उसमें जो विदेह है, विदेह में देखें तो विदेह की चर्चा सर्वप्रथम कहाँ मिलती है? सर्वप्रथम मिलती है यजुर्वेद में। उसके बाद उसके राजवंश की स्थापना किसके द्वारा की गई? इक्ष्वाकु के द्वारा। इक्ष्वाकु के पुत्र कौन थे? निमि विदेह। इनके द्वारा विदेह राजवंश की स्थापना की गई। और मिथि जनक द्वारा जो मिथिला राज्य, मिथिला का क्षेत्र है, मिथि जनक द्वारा मिथिला राज्य की स्थापना की गई थी। अगला देखिए वैशाली के बारे में कुछ तथ्य देखें, तो वैशाली का एक राजवंश था, ठीक है, वैशाली का राजवंश था। उसका आरंभ मनु के पुत्र नमोदिष्ट से माना जाता है, और इसमें कुल 33 राजा हुए। 33 राजा में से 24वें राजा जो है, राजा विशाल द्वारा वैशाली शहर की स्थापना की गई। और इसका अंतिम राजा कौन माने जाते हैं? तो सुमति अथवा प्रगति, ये जो नाम आता है अंतिम राजवंश, इसके वैशाली राजवंश के अंतिम राजा के तौर पर इनका नाम आता है। इसी संदर्भ में कुछ अन्य तथ्यों को भी देखें तो बिहार में सबसे पहले आप लोगों को पता ही होगा कि सर्वप्रथम गणतंत्र की स्थापना कहाँ की गई? वैशाली में की गई थी। ठीक है, और वैशाली में सर्वप्रथम गणतंत्र की स्थापना की गई। कब की गई? 750 ईसा पूर्व में। ठीक है, महावीर ने वैशाली में चतुर्मास व्यतीत किया था। ये भी आप लोग निश्चित तौर पर ध्यान रखिएगा। वैशाली के लिच्छवी का उल्लेख जो है गुप्तकालीन अभिलेखों में भी है। ये सब भी कई बार हो सकता है कि पीएससी अगर स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बनाती है, ये स्टेटमेंट में आ भी सकता है कि वैशाली के लिच्छवी का उल्लेख जो है गुप्त काल की जगह किसी और जगह दे देगा, तो ऐसा करके आप लोगों को थोड़ा सा परेशान भी कर सकता है ये ऐसा स्टेटमेंट। इसी तरह देखें तो वैशाली जो है गौतम बुद्ध की प्रिय नगरी के रूप में भी जाना जाता है, और यहीं पर द्वितीय बौद्ध संगीति का भी आयोजन किया गया। हम लोग देखेंगे कि कितना कौन कौन से बौद्ध संगीतियां हैं और कहाँ कहाँ हुए हैं। अगला देखिए, आम्रपाली को वैशाली की नगर वधु की पदवी भी प्रदान की गई थी। तीसरा देखेंगे वज्जी संघ। वज्जी संघ के बारे में देखेंगे तो ये जो है बुद्धकालीन 10 गणराज्यों में सर्वाधिक प्रतिष्ठित गणराज्य था। ये याद रखिएगा निश्चित तौर पर कि सर्वाधिक प्रतिष्ठित गणराज्य कौन सा था? ये वज्जी था। इस वज्जी में जो है अष्टकुल की बात आती है। अष्टकुल में कौन कौन से आते हैं वो देखेंगे? वज्जी, लिच्छवी, ज्ञात्रिक, विदेह, उग्र, भोग, कुरु और इक्ष्वाकु। ये 8 कुल की चर्चा की जाती है, इन्हें ही अष्टकुल के नाम से जाना जाता है। मगध नरेश जो अजातशत्रु हैं, अजातशत्रु ने वज्जी संघ को पराजित किया और उसको मगध साम्राज्य में मिला लिया। ये क्वेश्चन इंडिपेंडेंट बन सकता है कि किसने वज्जी संघ को मगध में मिलाया, तो वो मगध नरेश अजातशत्रु थे। उसके बाद कौटिल्य ने लिच्छवी के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये निश्चित तौर पर ध्यान रखिएगा कि राज शब्दों सिंह, ठीक है, ये किसके लिए चर्चा में आता है? तो वज्जी संघ के लिए इसका उपयोग किया गया था। किसके द्वारा? कौटिल्य के द्वारा। अगला देखें, अंग, जो इसका उल्लेख सबसे पहले कहाँ मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है इसका उल्लेख। उसके बाद अंग नामक राजकुमार द्वारा इसकी स्थापना की गई, और इसके आरंभ की राजधानी क्या थी? मालिनी। बाद में इसको राजधानी क्या चंपा या चंपावती हो गई, और ह्वेनसांग ने चंपा या चंपावती को चेन्नपू के नाम से भी संबोधित किया है। अब देखते हैं हम लोग कि मगध। मगध के बारे में चूंकि मगध का इतिहास बहुत ही व्यापक है, फिर भी हम लोग संक्षिप्त रूप से देखते हैं कि क्या इतिहास रहा है। सर्वप्रथम अथर्ववेद में इसका उल्लेख मिलता है। ठीक है, ये याद रखिएगा कि सर्वप्रथम कहाँ उल्लेख मिलता है? अथर्ववेद में उल्लेख मिलता है। उसके बाद महाभारत में भी इसका उल्लेख मिलता है। मगध में ही वृहद्रथ वंश की स्थापना होती है। किसके द्वारा होती है? तो पता ही होना चाहिए कि वृहद्रथ द्वारा इसकी स्थापना होती है। इसका सर्वाधिक प्रतापी राजा कौन थे? जरासंध थे। और इसके अंतिम राजा कौन हुए? रिपुंजय हुए। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग महत्वपूर्ण है काफी हर्यक वंश, और हर्यक वंश का संस्थापक कौन है? बिंबिसार। उनके बारे में देखते हैं। बिंबिसार द्वारा जो है विवाह की नीति अपनाई गई थी, पड़ोसी राज्यों से विवाह की नीति अपनाई गई थी, और उसके द्वारा 544 से 492 ईसा पूर्व तक, ठीक है, बीसी यहाँ लिखना छूट गया था, तक शासन किया। और उनकी पहली पत्नी कोसला देवी थी। कहाँ की थी? तो कौशल की राजकुमारी थी। ठीक है, और उनको काशी दहेज में मिला था। कहाँ से मिला था? कौशल से मिला था, काशी दहेज में। किनको? बिंबिसार को। उनकी दूसरी पत्नी का नाम चेल्लना था। चेल्लना कहाँ की राजकुमारी थी? तो लिच्छवी की राजकुमारी थी। ठीक है, और तीसरी पत्नी पंजाब की राजकुमारी, मद्र देश की राजकुमारी थी, क्षेमा। ठीक है, क्षेमा पंजाब की राजधानी। इन्होंने 3 वैवाहिक संबंध स्थापित किए, और इससे अपने राज्य को और सुदृढ़ता प्रदान किया। साथ ही बिंबिसार द्वारा अंग देश पर आक्रमण किया गया, और अंग के राजा थे कौन थे? ब्रह्मदत्त। ब्रह्मदत्त का वध किया, और उसे अंग को अपने साम्राज्य में मिला लिया। आगे देखते हैं कि साथ ही अवंती के शासक जो चंद्रप्रद्योत थे, चंद्रप्रद्योत महासेन, उसके साथ युद्ध होता है बिंबिसार का, लेकिन वो युद्ध अनिर्णायक रहता है। ठीक है, अनिर्णायक है।
और निर्णायक युद्ध होता है। और उसके साथ फिर मैत्रीकर, वो चूँकि ये बीमार होता है चंद्रप्रद्योत, उसके उपचार के लिए किसको उज्जैन भेजा जाता है? चिकित्सक जीवक को उज्जैन भेजा जाता है। ठीक है, ये निश्चित तौर पे ध्यान रखिएगा आप लोग कि भारतीय इतिहास का ये पहला शासक है जिसने अस्थायी सेना रखी। ये इंडिपेंडेंट क्वेश्चन भी बन सकता है कि किसके द्वारा जो है पहली बार अस्थायी सेना रखी गई, तो ये है बिंबिसार। ठीक है, और साथ ही अपनी सेवा में जो है पहली बार हाथियों का भी प्रयोग करता है बिंबिसार। ये दो और इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाते हैं। अगला देखिए, बिंबिसार के उत्तराधिकारी कौन है? तो अजातशत्रु। अजातशत्रु का शासनकाल क्या है? अजातशत्रु 493 ईसा पूर्व से 460 ईसा पूर्व तक। ठीक है, इन्होंने बिंबिसार की हत्या की और पितृहंता भी कहलाते हैं अजातशत्रु। उसमें इसने अजातशत्रु द्वारा दो महत्वपूर्ण युद्ध लड़े गए। पहला युद्ध जो है कोसल के शासक के जो कोसल के शासक कौन थे? प्रसेनजीत। प्रसेनजीत के साथ जो है युद्ध लड़ते हैं और उनसे काशी पुनः मतलब प्राप्त कर लेते हैं और मगध में मिला लेते हैं। और साथ ही कौशल के शासक प्रसेनजीत की पुत्री से वाजिरा से इनका अजातशत्रु विवाह भी करता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा युद्ध जो है, दूसरा युद्ध किसके साथ लड़ता है? तो वज्जी संघ गणराज्य के साथ लड़ता है और वज्जी को भी मगध में मिला लेता है। अभी हम लोग ने पहले देखा भी था। आगे देखें तो वज्जी संघ वज्जी संघ चूंकि एक बहुत ही एकत्रित संघ था, उसमें जो है फूट किसकी सहायता से अजातशत्रु ने डाला था? तो वत्सकार। वत्सकार इसका मंत्री है और वत्सकार की सहायता से इसने वज्जी संघ में फूट डाला। फिर जो पाटलीग्राम एक नामक सैन्य छावनी की भी स्थापना अजातशत्रु द्वारा की जाती है और वो गंगा, गंडक और सोन नदियों के संगम पर पाटलीग्राम सैन्य छावनी का निर्माण किया गया था। और पहले बौद्ध संगीति का आयोजन भी करवाया जाता है अजातशत्रु के द्वारा। कब करवाया जाता है आप लोग कमेंट में भी बता सकते हैं तब तक। ठीक है, उदयन अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने जो पाटलिपुत्र जो सैन्य छावनी था उसको स्थायी राजधानी के तौर पर बनाता है उदयन। और इसका टाइमलाइन देख सकते हैं 460 से 444 ईसा पूर्व। जो महावंश एक बौद्ध ग्रंथ है उसके अनुसार जो है हर्यक वंश के सभी शासक जो है पितृहंता थे, अपने पिता की हत्या करके राजगद्दी संभाले थे। और हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नागदशक था। आगे देखते हैं, शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश की स्थापना किसके द्वारा? शिशुनाग द्वारा की गई। उसके बाद देखिए मगध की राजधानी कहाँ? इसने शिशुनाग ने मगध की राजधानी वैशाली बनाया। ठीक है, अवंती पर विजय पाई शिशुनाग ने और वत्स और कौशल पर भी विजय पाया। तो मल्टी स्टेटमेंट में कई बार इस तरह के स्टेटमेंट हेर फेर करके दे सकता है एक शासक का दूसरे शासक के साथ, तो इसलिए ध्यान रखिएगा आप लोग। और साथ ही इसका शासक हुआ शिशुनाग वंश का ही कालाशोक, या उसको काक वर्णन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो कालाशोक ने जो है कहाँ पर अपनी अस्थायी बनाई? तो अस्थायी राजधानी वैशाली से पुनः पाटलिपुत्र को अपनी अस्थायी राजधानी बनाया। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और उन्हीं के अधीन जो है द्वितीय बौद्ध संगीति का भी आयोजन किया गया। आगे देखते हैं हम लोग कि नंदवंश। नंदवंश की स्थापना किसके द्वारा? महापद्म नंद द्वारा की गई। इनके द्वारा कुछ कुछ उपाधियां धारण की गई थी। तो कुछ मुख्य उपाधियों में कौन कौन से थे? तो सर्वक्षतांत्रक, ठीक है, उग्रसेन, एकराट, ये कुछ उपाधियां थी। और साथ ही जो है उन्होंने कलिंग पर विजय प्राप्त की, कौशल पर नियंत्रण भी स्थापित किया, साथ में उत्तरी कर्नाटक तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया। तो इनके साम्राज्य की सीमा आप लोग समझ ही सकते हैं कि कितना कितना विशाल था। और इसके अंतिम वंशज कौन है? धनानंद। और धनानंद द्वारा ही ऐसा माना जाता है कि धनानंद द्वारा ही चाणक्य का अपमान किया गया था और चाणक्य ने ही फिर मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। और उसके धनानंद के समय ही सिकंदर का भी आक्रमण भी सॉरी भारत पर हुआ था। ये इंपॉर्टेंट है कि समकालीन क्वेश्चन में भी स्टेटमेंट आ सकता है कि इसके समकालीन कौन थे? धनानंद किसके समकालीन? सिकंदर के समकालीन कौन? धनानंद थे। ठीक है, आगे देखेंगे मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य का टाइमलाइन देखें तो 320 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक है। और इसके संस्थापक कौन है? आप लोगों को निश्चित पता होगा, चंद्रगुप्त मौर्य इसके संस्थापक रहे हैं। और भारत का मुक्तिदाता भी इन्हें कहा जाता है। ये याद रखिएगा कि भारत का मुक्तिदाता कौन जाने जाते हैं? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता माना जाता है, क्योंकि उन्होंने यूनानियों के प्रभुत्व से भारत को मुक्ति दिलाई थी। ठीक है, उसके बाद इनका सामना सेल्यूकस निकेटर से भी होता है। और सेल्यूकस निकेटर से सामना कर जब वो विजय होते हैं तो उन्हें काबुल, कांधार, हेरात, बलूचिस्तान और मकरान, ये क्षेत्र सेल्यूकस निकेटर से हासिल होता है। ये इंपॉर्टेंट है, जो अभी वर्तमान पाकिस्तान का पश्चिमी प्रांत और अफगानिस्तान प्रांत है, उस क्षेत्र की बात है ये।
सेल्यूकस निकेटर के दूत का नाम क्या था? मेगास्थनीज। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में आता है और मेगास्थनीज की यात्रा वृत्तांत किस पुस्तक में है? तो इंडिका नाम की पुस्तक में है। भारतीय उपमहाद्वीप में विकसित जो पहला देशव्यापी शासन प्रणाली है, उसका भी निर्माण किया गया इनके द्वारा और पहली बार एक केंद्रीयकृत प्रशासनिक प्रणाली की स्थापना की गई। देखिए, बिंबिसार में भी एक था और यहाँ भी एक है, इसीलिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप निश्चित तौर पर ध्यान रखिएगा कि एक केंद्रीयकृत प्रशासनिक प्रणाली की स्थापना किनके द्वारा की गई? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी, जबकि बिंबिसार के बारे में जो हम लोगों ने देखा था वो स्थायी सेना की बात की गई थी वहां पर, ठीक है। और इंडिका में पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन की विस्तृत चर्चा की गई है और नगर उसी में बताया गया है कि नगर प्रशासन की देखरेख के लिए 6 समितियां थी, पांच पांच लोगों की 6 समितियां थी, ठीक है। और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी प्रशासन के संबंध में कहा गया है कि 28 अध्यक्ष थे और 18 तीर्थ थे। ये नंबर्स याद रखिएगा कि नंबर्स इंपॉर्टेंट हो जाता है, कई बार बीपीएससी ये भी पूछ देती है कि कितने अध्यक्ष थे और कितने तीर्थों का उल्लेख है। यूनानियों ने चंद्रगुप्त मौर्य के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? तो वो है सेंड्रोकोटस। क्या नाम है? सेंड्रोकोटस। और इसके उत्तराधिकारी कौन है? तो बिंदुसार हैं। और उसके उन बिंदुसार के समय में सीरिया के राजदूत कौन आया था? तो डाइमेकस। और यूनान का दूत कौन आया था? डायनीसियस। ये दो राजदूत बिंदुसार के समय आए थे। साथ ही तक्षशिला में देखें तो तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए थे। किसके समय में? तो ये बिंदुसार के समय में। और बिंदुसार के समय में प्रथम में जो है तक्षशिला में 2 विद्रोह, प्रथम में अशोक को भेजा गया विद्रोह को दबाने के लिए और दूसरे में सुसीम को भेजा गया जो तक्षशिला में विद्रोह हुआ था उसको शांत करने के लिए। अब अशोक के बारे में देखते हैं। तो अशोक मौर्य वंश का महानतम शासक के रूप में भी अशोक को जाना जाता है और 261 ईसा पूर्व में इन्होंने कलिंग युद्ध किया था। पुराणों में अशोक वर्धन के नाम से इनको जाना जाता है। अभिलेखों में देवा नाम प्रियदर्शी, मतलब इनका नाम, इनके नामों का देव के प्रिय होने के कारण इनका नाम देवानाम प्रियदर्शी के नाम से जाना गया। और साथ ही साथ अशोक का नाम अशोक कहाँ मिलता है? तो ये 4 अभिलेख में मिलता है। ये नाम मुझे लगता है काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को ध्यान रखना भी चाहिए कि मास्की जो एक ये है मास्की, गुर्जरा, नेट्टूर और उद्गोलम। ये 4 अभिलेख ऐसे हैं जिसमें अशोक का नाम अशोक मिलता है। ये नाम याद रखिएगा आप लोग। साथ ही अशोक के बारे में कुछ अन्य तथ्यों को देखें तो जो भाब्रू अभिलेख है, भाब्रू अभिलेख में अशोक को मगध के राजा के रूप में दिखाया गया है, ठीक है। अशोक को मगध के राजा के रूप में प्रस्तुत किया गया है। बौद्ध भिक्षु का नाम क्या है जिनसे इन्होंने शिक्षा ली? तो ये उपगुप्त हैं। उपगुप्त से शिक्षा ली। पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया गया और बौद्ध धर्म के थेरवाद संप्रदाय का उदय अशोक के कार्यकाल में ही हुआ। पहले भारतीय राजा कौन थे जिसने अभिलेखों के माध्यम से अपनी प्रजा को संबोधित किया? वो अशोक थे, ठीक है। पहले भारतीय राजा जिसने अभिलेखों के माध्यम से अपनी प्रजा को संबोधित किया। साथ ही अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भी भेजा, किस लिए? धर्म का प्रचार करने के लिए। अगला देखें तो न्याय प्रशासन। न्याय प्रशासन सुव्यवस्थित रखने के लिए किस अधिकारी की नियुक्ति की गई? राजुक नामक अधिकारी की नियुक्ति की गई। और फिर देखें तो मौर्य वंश का अंतिम शासक जो है 185 ईसा पूर्व में कौन होते हैं? बृहद्रथ होते हैं। और मौर्य वंश का ही समकालीन कुछ लोगों को भी देख ले तो कौटिल्य हैं। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र पुस्तक लिखी थी। पाणिनि भी मौर्य काल के समकालीन है और इनकी पुस्तक का नाम क्या है? अष्टाध्यायी, ठीक है। अष्टाध्यायी पाणिनि की पुस्तक का नाम है। और मीमांसा और वेदांत पर टिप्पणी लिखने वाले उपावर्ष भी मौर्य काल के समकालीन है, ठीक है। साथ ही देख लें कि बिहार में जो है अशोक के अभिलेख कहाँ कहाँ हैं और कौन कौन से हैं, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि लघु शिलालेख कहाँ है? सासाराम बिहार में पाया जाता है। स्तंभ लेख कहाँ कहाँ पाए गए हैं? तो ये एक लौरिया अरेराज में जो चंपारण में है, लौरिया नंदनगढ़ ये भी चंपारण में है, रामपुरवा अभिलेख ये भी चंपारण में है और इसके खोजकर्ता का नाम क्या है? कार्लाइल है, ठीक है। तो स्तंभ लेख 3 पाए गए हैं, लौरिया अरेराज, लौरिया नंदनगढ़ और रामपुरवा। और रामपुरवा के खोजकर्ता कार्लाइल। आप लोग इसको सुन के एकदम बिल्कुल अपने माइंड मेकअप कर लीजिए कि हमें याद हो रहा है, ये सोच के एकदम सब कुछ सुनना है। जो गुहा लेख की बात होती है, गुहा लेख कहाँ? तो बराबर पहाड़ी गया में, जो अब तो वर्तमान में जहानाबाद जिला में पड़ता है ये, ठीक है। जहानाबाद जिला में पड़ता है। आजीवक संप्रदाय के साधुओं को गुहादान दिया गया था और इसके खोजकर्ता कौन थे? हैरिंगटन। हैरिंगटन कब खोज किया था इन्होंने? 1785 ईस्वी में। उसके बाद देखें तो मौर्यकालीन प्रमुख अधिकारियों की भी चर्चा की जाती है। तो इस तरह के शब्द देकर और उसकी व्याख्या स्टेटमेंट के रूप में पूछी जा सकती है कि निम्न में से कौन सा
सही है। तो महामात्य कौन थे? महामात्य थे प्रमुख अमात्य नगरों के अधिकारी, ठीक है? उसके बाद रूपदर्शक कौन होते थे? सिक्कों की जाँच करते थे रूपदर्शक। ये बिल्कुल नाम छोटे-छोटे नाम हैं, लेकिन निश्चित तौर पर ध्यान रखिएगा। अमात्य अमात्य योग्य अधिकारियों का समूह था। अग्रामात्य कौन होते थे? तो प्रधानमंत्री का पद अग्रामात्य कहलाता था। क्या ये आप लोगों को पता था? अगर पता था तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अग्रामात्य प्रधानमंत्री के पद के लिए कार्य करते थे। प्रदेष्टा कौन होते थे? प्रदेष्टा होते थे जो मंडल के प्रमुख हैं या फिर जो प्रधान अधिकारी हैं, उसको प्रदेष्टा कहा जाता था। अगला देखें तो एरिस्टोनोमोई, एरिस्टोनोमोई कौन होते थे? ये नगर के अधिकारी होते थे, ठीक है? एरिस्टोनोमोई। राजुक, राजुक के बारे में अभी हम लोगों ने देख ही लिया कि न्याय और राजस्व का अधिकारी राजुक होते थे। स्त्री महामात्र कौन होते थे? स्त्रियों के नैतिक आचरण देखने वाला अधिकारी स्त्री महामात्र। सौवर्णिक, सौवर्णिक कौन थे? तो टकसाल का प्रमुख अधिकारी सौवर्णिक कहलाते थे। अंतः महामात्र कौन है? सीमावर्ती क्षेत्रों में धर्म प्रचार करने वाले अधिकारी अंतः महामात्र हैं। हम महामात्र कौन है? तो समाज में सामंजस्य की स्थिति बनाने के लिए। और महामात्यास्पर्श, ठीक है, सर्प, ये कौन? गुप्तचर विभाग का प्रमुख होता था। महामत्य और सर्प, सॉरी, इसका महामात्याप सर्प, ये गुप्तचर विभाग के प्रधान होते थे। और युक्तक कौन थे? युक्तक राजस्व वसूली के कार्य करते थे, ठीक है, जिला में। तो इन नामों को भी आप लोग देख लेंगे क्योंकि शब्दावली है और काफी महत्वपूर्ण शब्दावली है, इसको देखना ज्यादा सही रहेगा। आगे देखेंगे तो चूंकि कौटिल्य की अर्थशास्त्र में 18 तीर्थों का उल्लेख है, उन 18 तीर्थों को भी हम लोग देख लेंगे कि क्या है। कि जैसे मंत्री या पुरोहित कौन होते थे? मंत्री या पुरोहित प्रधानमंत्री तथा प्रमुख धर्माधिकारी होते थे। युवराज कौन था? युवराज तो राजा का उत्तराधिकारी है। सन्निधाता, सन्निधाता का क्या कार्य था? तो राजकोषीय कोषागार का प्रधान अधिकारी होता था, ठीक है? ये नाम रखिएगा, याद रखिएगा कि सन्निधाता कोषाध्यक्ष होते थे। सन्निधाता कोषाध्यक्ष होते थे। अगला देखिए, समाहर्ता कौन होते थे? समाहर्ता होते थे राजस्व विभाग का सर्वोच्च अधिकारी समाहर्ता। जो अब आजकल के शब्द में भी देखें, समाहर्ता है वित्त मंत्री, ठीक है? सन्निधाता है कोषाध्यक्ष। जो मंत्री परिषद के अध्यक्ष कौन होते थे? तो मंत्री परिषद अध्यक्ष। प्रदेष्टा हम लोगों ने देख ही लिया, ये कौन होते थे? फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश प्रदेष्टा कहलाते थे। व्यवहारिक दीवानी न्यायालय का प्रमुख न्यायाधीश जो है व्यवहारिक कहलाते थे। नायक कौन था? तो सेना का संचालक, सेनापति, सेनाध्यक्ष। अंतर्विषक कौन होते थे? तो सम्राट के अंगरक्षक सेना का जो प्रमुख अधिकारी होता था, उन्हें अंतर्वशिक कहा जाता था, ठीक है? कर्मांतिक कौन थे? तो कर्मांतिक थे उद्योग धंधे का प्रधान निरीक्षक। प्रशासता कौन? तो राजकीय आज्ञाओं को लिपिबद्ध करने के लिए तथा राजकोषीय दस्तावेजों को सुरक्षित रखने वाला अधिकारी प्रशासक कहलाता था। उसके बाद दंडपाल देखें तो दंडपाल सैन्य सामग्री का प्रबंध करने वाला प्रमुख अधिकारी दंडपाल कहलाता था। दुर्गपाल कौन? नाम से ये स्पष्ट है, भीतरी दुर्गों का प्रबंधक। इंतपाल कौन? तो सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक। और आठविक, आठविक वन विभाग का सर्वोच्च अधिकारी आठविक कहलाते थे। ये नाम याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। दोवारिक कौन थे? दोवारिक राजमहल का प्रबंध देखरेख करने वाला प्रधान अधिकारी दोवारिक। और नागरक नगर का सर्वोच्च अधिकारी। कुछ काफी महत्वपूर्ण इसमें से है, उनको निश्चित तौर पर याद रखिएगा कि कौन कौन से हैं। जैसे सन्निधाता है, ठीक है, सन्निधाता इंपॉर्टेंट है। समाहर्ता इंपॉर्टेंट है। प्रदेष्टा ये इंपॉर्टेंट है। व्यवहारिक ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो अंतर्वशिक है ये इंपॉर्टेंट है। और साथ में देखें तो आठविक, ये पूछा भी जा चुका है किसी एग्जाम में, ये भी आप लोग देख लीजिएगा, निश्चित तौर पर इन चीजों को याद रखिएगा। अब देखते हैं कि जैन संगीति और बौद्ध संगीति, इसके कुछ तथ्यों को देखें तो जैन संगीति का प्रथम जैन संगीति कहाँ हुई? ये याद रखने की चीज है कि प्रथम संगीति पाटलिपुत्र में हुई। और इसके अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र थे। कब की गई? तो 300 ईसा पूर्व में जैन संगीति हुआ। और इसका परिणाम क्या हुआ? बिखरे और लुप्त ग्रंथों का संचयन हुआ और 12 अंकों का प्रणयन किया गया। जैन धर्म का 2 संप्रदाय में यहाँ भी विभाजन हो जाता है। और दिगंबर हो गया नग्न रहने वाले, और श्वेतांबर हो गए श्वेत वस्त्र धारण करने वाले। दिगंबर के दिगंबर किसके नेतृत्व में? ये भद्रबाहु के नेतृत्व में। और श्वेतांबर, श्वेतांबर स्थूलभद्र के नेतृत्व में। द्वितीय जैन संगीति की बात करें, ये कहाँ होती है? तो ये वल्लभी में होता है। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? देवार्धी क्षमा श्रवण, देवार्धी क्षमा श्रवण इसके अध्यक्ष हैं। श्वेतांबर आचार्य होते हैं। और कब किया गया? 512 ईस्वी में। और बिखरे ग्रंथों का यहाँ भी संकलन किया जाता है, उनका क्रमानुसार सजाया जाता है, ठीक है। हम लोग देखते हैं कि बौद्ध संगीति, बौद्ध संगीति
कहाँ हुआ, कब हुआ, किसके शासनकाल में हुआ और इसमें क्या-क्या प्रमुख कार्य रहे। इन चीज़ों को हम लोग गौर करेंगे। तो प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में हुआ। कहाँ हुआ? राजगृह में हुआ। राजगृह या राजगीर कह लीजिए आप लोग। इसके अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप अध्यक्ष थे। इसके शासक कौन थे? इसके इस समय शासक थे अजातशत्रु। ठीक है? टाइमलाइन भी देख सकते हैं आप लोग 483 ईसा पूर्व। और इसमें प्रमुख कार्य क्या हुआ? सूक्त पिटक और विनय पिटक का संकलन हुआ। ठीक है? देखिए जैन संगीति में भी वहाँ पर 2 श्वेतांबर और दिगंबर में विभाजन हुआ था और यहाँ भी सूत पिटक और विनय पिटक का संकलन हुआ। 2-2 यहाँ पे दोनों में है। उसके बाद देखिए दूसरा बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में हुआ और कहाँ हुआ? राजगीर के बाद वैशाली। इसके अध्यक्ष कौन थे? साबा कामिर। और किसके शासनकाल में हुआ? तो कालाशोक। और इसमें स्थविर और महासंघिक में विभाजन किया गया। ठीक है? वहाँ जैन संगीति में प्रथम में विभाजन हुआ था और यहाँ पर द्वितीय में विभाजन हुआ है कालाशोक के शासनकाल में, स्थविर और महासंघिक में। उसके बाद देखिए तीसरा तो पाटलिपुत्र में हुआ तीसरा और कब हुआ? 249 ईसा पूर्व में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? मोगलीपुत्तिस थे इसके अध्यक्ष। और किसके शासनकाल में हुआ? तो ये अशोक के शासनकाल में हुआ। और इसमें अभिधम पिटक का संकलन किया गया। एक सूत पिटक हो गया, एक अभिधम पिटक हो गया, सॉरी सूत पिटक और विनय पिटक प्रथम में और अभिधम पिटक का ये संकलन कहाँ हुआ? तो तृतीय बौद्ध संगीति में हुआ, पाटलिपुत्र में। और चौथे बौद्ध संगीति की बात करें तो फर्स्ट ईस्वी में माना जाता है और कुंडलवन कश्मीर के कुंडलवन में इसका जो है संगीति होता है और वसुमित्र जो है इसके अध्यक्ष होते हैं और अश्वघोष उपाध्यक्ष होते हैं। अश्वघोष कौन है? तो इनको पाटलिपुत्र से कनिष्क शासक जो कुषाण है उसके द्वारा कुषाण शासक जो कनिष्क है उनके द्वारा पाटलिपुत्र से ले जाया जाता है और उन्हें उपाध्यक्ष भी बनाया जाता है। ठीक है? कनिष्क उनके शासनकाल में हीनयान और महायान में विभाजन होता है। कब? चौथी बौद्ध संगीति में। आगे आगे देखते हैं हम लोग कि मौर्योत्तर बिहार में देखें तो 185 ईसा पूर्व में ही डिमेट्रियस का आक्रमण होता है। ईरान का शासक है और पुष्यमित्र शुंग के अधीन जो है केवल मध्य का जो गंगा घाटी है और चंबल नदी है उसमें होता है। और कलिंग का शासक खारवेल का भी पहली शताब्दी ईसा पूर्व में मगध पर आक्रमण होता है। ठीक है? खारवेल का भी मगध पर आक्रमण होता है और पुष्यमित्र द्वारा जालंधर और साकल तक अपनी सत्ता का विस्तार किया जाता है। साथ ही अश्वमेध यज्ञ का आयोजन पुष्यमित्र शुंग द्वारा किया जाता है। और एक और तरह से देखें तो 75 ईसा पूर्व में शुंग वंश का अंत किसके द्वारा होता है? तो वासुदेव के द्वारा होता है। और वासुदेव कौन था? तो अंतिम शासक देवभूति का सचिव थे और उनकी हत्या कर कर्ण वंश की स्थापना करते हैं वासुदेव। साथ में कुषाण शासक जो कनिष्क हैं उन्होंने भी पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया और बौद्ध धर्म के जो अश्वघोष हैं बौद्ध विद्वान, ठीक है? अश्वघोष और उनको अपने दरबार में प्रश्रय दिया और यहाँ से उन्हें कश्मीर के कुंडलवन लेकर गए थे। अब देखिए गुप्तकालीन बिहार में के बारे में देखें तो प्रथम गुप्त शासक कौन होते हैं? प्रथम गुप्त शासक हैं श्रीगुप्त। ठीक है? और चंद्रगुप्त द्वारा लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया जाता है और 320 ईस्वी में चंद्रगुप्त ने पाटलिपुत्र में कहा पाटलिपुत्र में महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। तो महाराजा धीराज की उपाधि किन्होंने प्राप्त की थी? ये चंद्रगुप्त थे 320 ईस्वी में। और 320 ईस्वी में ही गुप्त संवत का भी प्रचलन किया। अगला देखें तो समुद्रगुप्त का शासनकाल 335 से 375 ईस्वी तक है और इन्हें भारत के नेपोलियन के नाम से जाना जाता है। ठीक है? और क्योंकि इन्होंने साम्राज्य विस्तार लगभग समस्त उपमहाद्वीप में किया था। समुद्रगुप्त के अभियानों की चर्चा कहाँ मिलती है? तो हरिसेन द्वारा रचित है प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। ठीक है? प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में समुद्रगुप्त के अभियानों की चर्चा मिलती है। समुद्रगुप्त ने सबसे पहले कहाँ किया? गंगा जमुना दोआब क्षेत्र के शासक को पराजित किया। उसके बाद विंध्य पर्वतमाला के क्षेत्र में स्थित जो आठविक राज्य थे उस पर विजय प्राप्त की और फिर तमिलनाडु के क्षेत्र तक लगभग 12 राज्यों को पराजित किया उन्होंने। ठीक है? समुद्रगुप्त ने और शक और कुषाण शासकों को भी पराजित किया। चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में देखें तो ये भी विक्रमादित्य की उपाधि लेते हैं और सौराष्ट्र और मालवा के समृद्ध क्षेत्र को जीत लेते हैं। वाकाटक शासकों से वैवाहिक संबंध स्थापित करते हैं। अपनी पुत्री का विवाह वाकाटक शासकों से किया था और वाकाटक शासक से किया था। और देखें तो चरमोत्कर्ष का काल कौन सा है इनका? तो 375 से 412 ईस्वी इस समय चरमोत्कर्ष का काल माना जाता है। और चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में ही कौन आया था? चीन का यात्री फाहियान आया था जो 3 साल तक पाटलिपुत्र में रहा था। ठीक है? ये याद रखिएगा कि किसके समकालीन कौन सा यात्री आया था। स्कंदगुप्त के शासनकाल में देखें तो स्कंदगुप्त का शासनकाल 456 से 476 तक माना जाता है और
इसी काल में जो है बुधगुप्त का इसके बाद बुधगुप्त का शासन आता है 476 से 496 तक, और जिसमें साम्राज्य विखंडित हो जाता है। फिर हूण शासक जो है मिहिरकुल, ये पाटलिपुत्र पर आक्रमण करता है और नरसिंहगुप्त को पराजित करता है। उसके बाद गुप्त काल को प्राचीन भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है, ठीक है। समकालीन इसके कौन-कौन से हैं, तो वराहमिहिर हैं, आर्यभट्ट हैं, ब्रह्मगुप्त हैं। ये सब कुछ नाम है खगोल लिपि से, तो ये निश्चित रूप से याद रखिएगा। साथ ही गुप्त काल के बारे में एक अन्य तथ्य, नालंदा महाविहार की स्थापना किसके द्वारा? कुमारगुप्त के द्वारा की गई, ठीक है। कुमारगुप्त के द्वारा नालंदा महाविहार की स्थापना की गई, और बोध गया का महाबोधि मंदिर भी गुप्त काल में ही बना था। परवर्ती गुप्त शासक के बारे में देखें तो ये गया और शाहाबाद जिलों के क्षेत्र में थे। इसके संस्थापक कौन है? कृष्णगुप्त हैं। कुमारगुप्त तृतीय द्वारा प्रयाग तक सत्ता विस्तार और मोखरी शासक को पराजित किया गया, ठीक है, कुमारगुप्त तृतीय द्वारा। उसके बाद देखिए उसके उत्तराधिकारी दामोदर गुप्त थे, और दामोदर गुप्त को मोखरी शासक ने पराजित कर दिया और मगध पर अधिकार कर लिया। उसके बाद देखें तो हर्षवर्धन द्वारा माधव गुप्त को, ठीक है, माधव गुप्त को मगध के क्षेत्र में अपना प्रतिनिधि बनाया गया। ये इंपॉर्टेंट है और नाम याद रखिएगा आप लोग कि हर्षवर्धन द्वारा किसे बिहार के क्षेत्र में अपना प्रतिनिधि बनाया गया था, तो माधव गुप्त को बनाया गया था। उसके बाद स्थानीय शासक अर्जुन था, ठीक है, और अर्जुन ने चीनी यात्रियों को क्षति पहुंचाई थी। इस क्षति के कारण जो है तिब्बत और नेपाल के राजाओं ने संयुक्त रूप से बिहार के इस भाग पर आक्रमण कर दिया, ठीक है। और इस आक्रमण का सामना किसने किया? तो जो माधव गुप्त के पुत्र थे, ठीक है, आदित्य सेन ने इसका सामना किया। प्रवर्ती गुप्त शासक के अंतिम शासक के बारे में देखें तो जीवित गुप्त द्वितीय अंतिम शासक है। और एक और तथ्य देखें तो हर्षवर्धन के काल में चीनी यात्री कौन आए थे? तो हुएन सांग का आगमन हुआ था। अब कुछ अन्य तथ्यों को देखते हैं कि पूर्व मध्यकालीन बिहार में बिहार की क्या स्थिति रही है, ठीक है। पाल वंश को देखते हैं। पाल वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई? आप लोग कमेंट में सेक्शन में जरूर बताएं। और गोपाल के द्वारा अपने शासनकाल में मगध पर अधिकार कर लिया गया, और साथ ही उदंतपुरी विश्वविद्यालय का निर्माण किया गया। तो याद भी रखने के लिए गो में ओ की का उच्चारण किया जाता है, तो गो ने ओ यानी उदंतपुरी विश्वविद्यालय का निर्माण किया, ऐसे भी याद रख सकते हैं। गोपाल के पुत्र कौन थे? धर्मपाल। धर्मपाल ने किसकी स्थापना की? तो विक्रमशिला की स्थापना की। धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की, और साथ में सोमपुरी बिहार का भी निर्माण धर्मपाल के द्वारा करवाया गया। धर्मपाल ने उत्तरापत स्वामी की उपाधि ली। क्यों ली थी? क्योंकि जो कन्नौज का युद्ध था, कन्नौज के युद्ध में इसने पार्टिसिपेट भी किया था, और उसके बाद उत्तरापत स्वामी की उपाधि ली थी। धर्मपाल के पुत्र कौन हुए? देवपाल। देवपाल ने जो है मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट भी हो जाता है कि किसने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया? तो देवपाल ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया, ठीक है। जावा के शासक बालपुत्र देव थे। बालपुत्र देव ने किसकी अनुमति से? देवपाल की अनुमति से। कहां पर? तो नालंदा में। विदेशी विद्यार्थियों हेतु छात्रावास का निर्माण किया। ये भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। 11वीं शताब्दी में देखें तो महिपाल के अधीन पाल वंश का पुनः उदय होता है, लेकिन यह बहुत अधिक समय तक नहीं टिक पाता है। एक अन्य तथ्य देखें तो गढ़वाल वंश का शासक कौन था? गोविंद चंद्र। गोविंद चंद्र के जो मनेर ताम्रपत्र है, उसमें तुरुस्क दंड नामक कर की चर्चा मिलती है। इस तरह के क्वेश्चन अगर कहीं फ्रेम करती है बीपीएससी कि प्राचीन इतिहास में तुरुस्क दंड की चर्चा की गई है, यह निम्नलिखित में से क्या है? कर है, या सैन्य पदाधिकारी है, या कुछ इस तरह का स्टेटमेंट फॉर्म कर सकता है, तो ये याद रखिएगा। तुरुस्क दंड एक कर था, ठीक है, टैक्स था। और कांस्य प्रतिमाओं के निर्माण में पाल युग सर्वश्रेष्ठ था। इस समय कांस्य प्रतिमाएं अपने चरम पर थी। मिथिला के कर्नाट शासक के बारे में हम लोग देखें तो मिथिला के कर्नाट शासक का उदय कब हुआ? कर्नाट वंश का 297 सॉरी 1297 1298 में, ठीक है। और इसके संस्थापक कौन थे? नानीदेव थे। नानीदेव कर्नाट वंश के संस्थापक थे, और इनके पुत्र कौन हुए? गंगदेव। फिर यहाँ इसकी राजधानी कहाँ थी? सिमरावगढ़। सिमरावगढ़ कर्नाटक वंश की राजधानी थी। और बख्तियार खिलजी के शासनकाल के समय यहाँ के शासक कौन थे? नरसिंह देव। इस क्षेत्र की विजय जो है अंततः गयासुद्दीन तुगलक के समय, जब वो बंगाल जा रहे थे 1324-25, उसी के क्रम में जो है यहाँ के शासक थे हरि सिंह देव, और वहां पर विजय प्राप्त कर ली गई कर्नाट वंश के क्षेत्रों में, तिरहुत के क्षेत्रों में। और हरि सिंह के देव के समय ही पंजी प्रबंध का विकास हुआ। ये भी इंपॉर्टेंट है कि हो सकता है बीपीएससी मेडावल से कुछ क्वेश्चन, खुफिया क्वेश्चन पूछ देती है कि किसके समय में पंजी प्रबंध का विकास हुआ? तो हरि सिंह देव। किस वंश के थे? तो ये कर्नाट वंश के थे, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और मध्यकालीन बिहार के बारे में देखें, बिहार में तुर्क शासन के लिए, तो बिहार में तुर्क शासन की स्थापना का वास्तविक श्रेय किसको जाता है? तो वास्तविक श्रेय जाता है
बख्तियार खिलजी को, ठीक है? और उसकी पहली महत्वपूर्ण सफलता क्या रही है? उदमपुर जो बिहार शरीफ में है, बिहार शरीफ की विजय थी, ठीक है? और इसने बख्तियार खिलजी ने लक्ष्मण सेन की राजधानी पर हमला किया और उसको एक प्रशासनिक इकाई के रूप में संगठित कर दिया और अपनी राजधानी लखनऊती बना लिया। किसने? बख्तियार खिलजी ने। इल्तुतमिश जो है, इल्तुतमिश के बारे में कुछ फैक्ट है कि इन्होंने बिहार में सैनिक अभियान आयोजित किया और ऐसा करने वाला वो पहला सुल्तान था। कब किया उन्होंने? तो 1225 ईस्वी में किया, ठीक है? और क्वेश्चन ऐसा फ्रेम करके आ ही सकता है कि बिहार में सैनिक अभियान आयोजित करने वाला पहला सुल्तान कौन था? इल्तुतमिश। कब किया? 1225 में। और बिहार शरीफ और बाढ़ पर उन्होंने अधिकार किया सबसे पहले। और किसको दिल्ली का प्रथम प्रतिनिधि बिहार में बनाया? ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो अलाउद्दीन जानी, मलिक अलाउद्दीन जानी को बिहार में दिल्ली का प्रथम प्रतिनिधि के रूप में उसको नियुक्त किया। साथ में देखें तो इल्तुतमिश हो गए, बलबन, गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह और सिकंदर लोदी, इन सभी का अभियान बिहार में होता है। शाहपुर से खिलजी कालीन कुछ सिक्के भी प्राप्त हुए हैं और 1324 ईस्वी में देखें तो गयासुद्दीन तुगलक ने कर्नाट वंश के शासक हरि सिंह देव को पराजित किया था। अगला देखिए मोहम्मद बिन तुगलक के समय, तो उन्होंने वहाँ के प्रांतपति मजदुल मुल्क के जो थे, उनकी मदद से भी हरि सिंह देव को जो है अभियान किया और उन्हें पहाड़ियों में शरण लेने पर बाध्य कर दिया, ठीक है? और हरि सिंह देव जो पहाड़ियों में शरण कहाँ लिए? तो नेपाल में जाकर शरण लिए थे, ठीक है? ये थोड़ा याद रखिएगा क्योंकि और उस समय तिरहुत क्षेत्र का नाम तुगलकाबाद कर दिया गया और दरभंगा जो क्षेत्र था, दरभंगा क्षेत्र का नाम बदलकर उसको तुगलकपुर कर दिया गया था, ठीक है? तुगलकपुर और तिरहुत का तुगलकाबाद। फिरोज शाह कब आए बिहार में? 1359 ईस्वी में बिहार में आए। तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ थी? बिहार शरीफ में थी और इसी काल में बिहार का नाम बिहार पड़ा है और इसका सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि इसका नाम सर्वप्रथम जो है मिन्हाज सिराज की रचना तबकाते नासरी में मिलता है। तबकाते नासरी में मिलता है। अब शेरशाह के बारे में भी कुछ तथ्यों को देख लें हम लोग, तो शेरशाह का जन्म 1486 ईस्वी में होता है और इनके पिता हसन खां सूर हैं और जो बेसिकली जागीरदार होते हैं और इनके द्वारा शुरू किए गए कुछ प्रमुख चीजों को देखते हैं हम लोग। एक जब्ती प्रणाली थी, ठीक है? जब्ती प्रणाली की शुरुआत इन्होंने की थी। इसके तहत क्या होता था? तो ये राजस्व प्रणाली का एक तरह से बेसिकली नया रूप था जो भूमि की माप के आधार पर लगान का निर्धारण करता था। अगला देखिए तो 1536 में सूरजगढ़ा की लड़ाई में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है जब शेरशाह ने बंगाल की सेना को पराजित कर दिया और 1537 में बंगाल पर अधिकार कर लिया, ठीक है? उसके बाद देखिए 26 जून 1539 को चौसा का युद्ध करते हैं हुमायूं के साथ और 17 जून 1540 को कन्नौज या उसी को बेलग्राम का युद्ध कहा जाता है। ये दोनों युद्ध जो है ये हुमायूं के साथ लड़ते हैं, ठीक है? अगला देखें तो शेरशाह ने पटना को बिहार की राजधानी बनाया और पटना का निर्माण भी पुनर्निर्माण कराया 1541 ईस्वी में। और इसका जिक्र कहाँ है? तो अब्दुल्ला की रचना है तारीख दाऊदी, इसमें जिक्र है कि पटना का पुनर्निर्माण शेरशाह द्वारा कराया गया था। पट्टा और कबूलियत पद्धति का प्रारंभ किससे संबंधित है? तो ये शेरशाह से संबंधित है, ठीक है? घोड़े को दागने की प्रथा प्रारंभ कहाँ से हुई? शेरशाह के समय से हुई। शेरशाह ने 4 प्रमुख सड़कें बनवाई थी, उसको भी जब हम लोग देखते हैं तो उन 4 सड़कों के बारे में ये जिक्र है कि बंगाल से सिंध एक सड़क, ठीक है? दूसरा था आगरा से बुरहानपुर, तीसरा आगरा से चित्तौड़ और चौथा है लाहौर से मुल्तान। ये 4 सड़कों का भी निर्माण शेरशाह द्वारा कराया गया। अब मुगल कालीन बिहार के बारे में समझते हैं हम लोग कि किस तरह था। तो 1574 ईस्वी में अकबर द्वारा बिहार पर आक्रमण किया जाता है, ठीक है? कब किया गया? 1574 ईस्वी में अकबर द्वारा। 1576 ईस्वी में पटना का नगर जीत लिया जाता है और दाऊद खां करारानी, नाम याद रखिएगा, दाऊद खां करारानी बिहार का अंतिम अफगान शासक होता है क्योंकि उस समय अफगान शासकों का बिहार में शासन था और दाऊद खां करारानी अंतिम अफगान शासक हुआ। 1580 में बिहार को मुगल साम्राज्य का प्रांत घोषित किया गया, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट है कि कब घोषित किया गया? 1580 में। 1587 से 1594 के बीच में जो है कौन रहे हैं? तो राजा मानसिंह रहे हैं जिन्होंने रोहतास को अपनी राजधानी बनाया, ठीक है? रोहतास को अपनी राजधानी किनके द्वारा? राजा मानसिंह के द्वारा। कब? 1587 से 1594। आईने अकबरी एक रचना है और आईने अकबरी के अनुसार देखें तो बिहार जो है सूबा सूबे बिहार सूबा जो 7 सरकारों में विभाजित था, ठीक है? 7 सरकारों में था जिसमें मुंगेर, तिरहुत, हाजीपुर, रोहतास, चंपारण, सारण इसमें विभाजित था, ठीक है? और मुगलों ने प्रशासनिक सुविधा के अनुसार इन सरकारों को 199
परगनों में विभाजित कर दिया था। 1621 में देखें, 1621 में जहांगीर द्वारा राजकुमार परवेज को बिहार का सूबेदार बनाया जाता है और वो बिहार का सूबेदार बनने वाला पहला मुगल राजकुमार है। नाम आ सकता है कहीं कि बिहार का सूबेदार बनने वाला पहला मुगल राजकुमार कौन था, तो राजकुमार परवेज था। और 1623-24 में देखें तो शाहजहां द्वारा बिहार में विद्रोह किया जाता है, ठीक है। औरंगजेब ने अपने प्रिय पौत्र राजकुमार अजीम को बिहार का सूबेदार बनाया जाता है और अजीम के बेटे का क्या नाम था, फर्रुख सिंह, जिसका जन्म पटना में हुआ और इनका जो है राज्याभिषेक भी पटना में हुआ, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है कि जिसका जन्म भी पटना में और राज्याभिषेक भी पटना में हुआ। पटना का नया नाम अजीम के नाम पर अजीमाबाद किया जाता है। 1 करोड़ रुपए यहाँ खर्च किया जाता है। फर्रुखसियर ने पटना में ही अपना औपचारिक राज्याभिषेक भी करवाया और आगरा के युद्ध में विजय होकर सम्राट बना, ठीक है। और वो पहला मुगल सम्राट था जिसका राज्याभिषेक बिहार में हुआ था। ये भी इम्पोर्टेंट है। कुछ अन्य यात्रियों के बारे में देखें तो जो अकबर के समय में कौन-कौन से यात्री आए थे, तो उसमें प्रमुख नाम है मुल्ला तकिया, ठीक है, अब्दुल लतीफ और रॉल्फ फिच। किसके समय में? अकबर के समय में। जहांगीर के समय में देखें तो जहांगीर के समय में मोहम्मद सादिक का आगमन हुआ था। शाहजहां के समय में देखें तो शाहजहां के समय में मैनरिक, बर्नियर, पीटर मुंडी। और औरंगजेब के समय में देखें तो जॉन मार्शल, मनुची और टैवर्नियर। तो इस तरह जो हम लोग देखते हैं बिहार और बिहार के प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को मैंने आज आप लोगों के सामने रखा है और ताकि ये आप लोगों के 71वीं बीपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा के दृष्टिकोण से परीक्षा के अंतिम समय में फास्ट फॉरवर्ड रूप से अगर बहुत चीज़ों को अगर आप लोगों को सुन के भी अगर आप लोग रिकॉग्नाइज़ करके उसको रख सकते हैं और आपके एग्ज़ाम में काम आ सकता है, उस तरह मैंने इस सेशन को फॉर्मेट किया है और निश्चित तौर पर ये आप लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल साबित होगा और आप लोगों के जो भी और भी कमेंट होंगे जो भी सुझाव होंगे वैल्यूएबल आपके सुझाव हैं, वो ज़रूर कमेंट में लिखें और मैं कोशिश करूँगा कि बिहार स्पेशल और करंट अफ़ेयर्स लगभग सारी चीज़ों को मैं कवर कर दूँ, ताकि आप लोगों के लगभग 40 से 50 क्वेश्चन का जो रेंज आता है, ये कवर हो जाए। ताकि आप लोग भी निश्चित तौर पे 71वीं बीपीएससी मेंस लिखें और मेरी शुभकामनाएँ हैं आप लोगों के साथ। थैंक यू सो मच और हम बिहार के एमसीक्यू को लेकर भी आएँगे जो ऑलरेडी बिहार के संबंध में पूछा भी जा चुका है और कई जो नए एमसीक्यू हैं उसको भी हम रखेंगे ताकि आप लोगों को मदद मिल सके। थैंक यू सो मच और निश्चित तौर पर आप लोगों के लिए फिर से पुनः शुभकामनाएँ हैं। आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। स्टे कनेक्टेड। बाय बाय।